presented by V-Guard. आपको नहीं दिखता जब कोई लड़के सनातन को गाली निकालते हैं और डेंगू और मलेरिया करते हैं, वो ठीक लगता है क्या? धर्म के आधार पर प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए देश के टुकड़े करा दो, वो आपको ठीक लगता है क्या? इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शब्दों को कौन लाया, ये देश की जनता नहीं जानती है क्या? और हम कहते हैं कि देश के संसाधनों का पहला हक माइनॉरिटी का है। आपकी नीति और आपकी नीयत हमेशा देश को और समाज को तोड़ने वाली रही है। सुदूर गांव ढाणी में बैठा व्यक्ति भी यह कहता है कि फिर एक बार मोदी सरकार। अकबर महान करने वालों को, जिन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया, जिन्होंने किसान और गरीब के नाम पर नारे और वादे दिए, तो कहता हूँ विपक्ष को, आप चलिए 50 वर्ष की छोड़िए, आप 4 से 14 में आपने इस क्षेत्र को क्या दिया? कांग्रेस के प्रति उदासीनता और निरस्ता थी। नेता सेनापति ही अमेठी छोड़कर भाग गया वायनाड। लंबे समय से सांसद बना, उसके बाद से जिस तारीख को घर से निकलता हूँ उस तारीख को कभी घर नहीं आया। चित्तौड़गढ़ जिस धरती पर वीरता बसी है, सम्मान बसा है, खासकर राजपूतों का सम्मान बसा है, ये धरती शौर्य की धरती कहलाती है। आज हम उसी चित्तौड़गढ़ की धरती पर मौजूद है। TV9 राजस्थान की टीम अपनी चुनावी कवरेज के दौरान इस वक्त CP जोशी जी के घर पहुंच चुकी है और इस सीट से खास बात यही है कि यहाँ से BJP प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जी खुद उम्मीदवार है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका TV9 राजस्थान पर। बहुत धन्यवाद आप सब, आपका स्वागत, अभिनंदन। अभी तो बहुत बिजी चल रहे हैं आप, तो थकान तो बहुत हो रही होगी आपको? ये तो एक नियमित प्रक्रिया है, ये तो चुनाव है, बाकी भी यही रूटीन रहता है हम लोगों का कि मैं लंबे समय से सांसद बना, उसके बाद से जिस तारीख को घर से निकलता हूँ उस तारीख को कभी घर नहीं आया। क्या बात? डेट बदलती है जी। ये जनता का स्नेह, जनता के सुख दुख में, क्षेत्र के विकास के लिए आने जाने में सब लोग, हम लोग लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। जी। आप CP जोशी जी कहते हैं कि आप साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन आप इस वक्त जिस मुकाम पर बैठे हैं, BJP के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो यहाँ तक कैसे पहुँचे और CP जोशी कौन है, एक बार ये बताएं। CP जोशी एक सामान्य कार्यकर्ता है, किसान परिवार से आता हूँ, सुदूर एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और पिछले युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के अध्यक्ष तक आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनने का पार्टी ने मुझे अवसर दिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है और किसी राजनीतिक दल में संभव नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि मुझे चाहे दायित्व छोटा मिला हो, बड़ा मिला हो, चुनाव छोटा लड़ा हो या बड़ा लड़ा हो, हमेशा जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर, जो CP जोशी युवा मोर्चा में था तब और आज अध्यक्ष है तब, व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है। मेरे यहाँ ना तो कोई किसी को समय लेना पड़ता है मिलने के लिए, ना कुछ। मैं हमेशा जो जिम्मेदारी मिले है उसको 100% उसका सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करता हूँ। प्रधानमंत्री से आपकी आए दिन बात होती रहती होगी, कई बार आप दिल्ली जाते हैं, कई बार प्रधानमंत्री जी आते हैं सभाओं में, तो वो किस तरह से आपसे बात करते हैं, मतलब एक कैसा व्यवहार है? देखिए, उनका बातचीत करना और हमारी पीठ थपथपाना जी, एक कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं है। इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी जो इस देश को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए अपना पल पल क्षण क्षण दे रहे हैं, इस देश को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं और इसीलिए 55 सालों से ज़्यादा काम इन 10 वर्षों में करके दिखाया है। चाहे गरीब कल्याण का हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का हो, किसान की समृद्धि हो, चाहे युवाओं के उत्थान का काम हो। इसीलिए सुदूर गांव ढाणी में बैठा व्यक्ति भी यह कहता है कि फिर एक बार मोदी सरकार। ये विश्वास एक दिन में खड़ा नहीं होता है। मेरे राजनीतिक जीवन में पहले व्यक्ति हैं जिनके प्रति हर व्यक्ति ये चाहता है कि अब की बार 400 पार। ये सिर्फ पार्टी का नारा था, अब जन जन का नारा बन चुका है और ये तब बनता है जब आप उनकी अपेक्षाओं पर, आशाओं पर खरा उतरते हो और वो मोदी जी ने किया है। चित्तौड़ में सर इस बार कहा जा रहा है, जैसे कि सियासी चर्चाएं चल रही है, विश्लेषक बता रहे हैं कि इस बार चित्तौड़ में भी चुनाव काफ़ी फंसा हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या मुकाबला सख्त है या एक तरफा आप आगे बढ़ रहे हैं? एक तरफा है। तो मुकाबला सख्त नहीं हो दिलालंजन? नहीं, 4 जून को फिर बात करना, मेरी रिकॉर्डिंग सुनिएगा जी। बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अकबर महान करने वालों को जी, जिन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया, जिन्होंने किसान और गरीब के नाम पर नारे और वादे दिए, यहाँ की जनता सब जानती है, उनको कतई समर्थन मिलने वाला नहीं है। समर्थन मिलेगा इस क्षेत्र में 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किया है। मैं तो कहता हूँ विपक्ष को, आप चलिए 50 वर्ष की छोड़िए, आप 4 से 14 में आपने इस क्षेत्र को क्या दिया?
कोई एक काम तो बताओ बड़ा जो आपने किया हो। हमने आज़ादी के बाद से लेकर हाईवे हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, चाहे गरीब उत्थान हो, चाहे किसान के समृद्धि के लिए काम हो, 55 साल से ज़्यादा इन 10 वर्षों में करके दिखाया है। कोई तो बताए कि आपने किया क्या है। तो जनता का यही विश्वास है और इसी विश्वास के बूते मैं कह रहा हूँ कि एक बड़ी जीत 4 जून को होगी। आप कह रहे हैं कि अकबर को महान कहने वाले की आपने बात कही, तो इस पर क्योंकि हम TV9 राजस्थान से जुड़े हैं तो राजस्थान की हर खबर पर हमारी नज़र कहीं बनी रहती है। हाल ही के दिनों में हमने एक खबर भी की थी, वही सवाल मैं आपसे रख भी रहा हूँ कि अकबर को महान केंद्रीय सरकार ने भी कहा। G20 जब ग्लोबल समिट हुई हाल ही में कुछ वक्त पहले ही हुई, उसके बुकलेट में बाकायदा दस्तावेज़ मौजूद है कि अकबर का जो शासन था उसके बारे में तारीफ़ें की गई है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार है जी। जब महाराणा प्रताप की गौरव गाथाएं पहली बार आज़ादी के बाद हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पहली बार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है, पहली बार उनके ऊपर सिक्के जारी हुए हैं, उनकी गौरव गाथाओं के संग्रहालय बन रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इतने सालों से देश में शासन कर रही थी? सिर्फ अकबर महान की गौरव गाथाएँ चल रही है। ये देश हमेशा से इन आक्रांताओं से दुखी रहा है और आप देखें कि संसद के पटल पर भी एक तरफ मोदी सरकार है जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की घोषणा संसद में की, ये एक, और दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने पर एक प्रस्ताव पारित किया था, वो भी आप संसद के पटल पर है कि पवित्र बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की संसद निंदा करती है। क्या देश इनमें अंतर नहीं समझता? तो यही अंतर, और सिर्फ यही नहीं, हमारे गौरवशाली इतिहास ही नहीं, इस देश का विकास, इस देश की समृद्धि, दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत, हम दुनिया में भारत बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति, ये देश की जनता जानती है कि 10 वर्षों में इनके नेतृत्व में काम हुआ है। सर, राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, तो CP जोशी जी, जो आपकी लोकसभा सीट है चित्तौड़गढ़, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में, कुल 18 प्रत्याशी मैदान में, 2-2 EVM लगानी पड़ेंगी हर बूथ पर। तो क्या इतने ज़्यादा प्रत्याशी होने से भी हार जीत पर या समीकरण में कुछ बदलाव आते हैं? यहाँ की जनता समझ वाली है, यहाँ प्रत्येक मतदाता जानता है जी, और उनके मन और मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल है। पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी गिरावट देखी गई, जो शायद उम्मीद भी नहीं थी वो देखी गई, जिसके बाद विश्लेषक ये कह रहे हैं कि भाई इससे कहीं ना कहीं BJP को ही नुकसान है, और इसी के बाद से जो है नेताओं के जो राजनीतिक बयान है उसमें बदलाव आ गए। आपने भी हाल ही में बाबर को लेकर जो बयान दिया कि बाबर का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, तो इस बयान का मतलब क्या है? क्या ये तो उनकी पीढ़ी बोल रही है जी, उनकी पीढ़ी बोल रही है, और क्या प्रभु श्री राम राज्य की स्थापना हमारी कल्पना है, तो जय श्री राम बोलने में क्या हर्ज होना चाहिए? अब मैं बताऊं आपको, क्या इस देश में बाबर की जयकार होगी या अकबर की होगी? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की राम राज्य की कल्पना को ये सरकार साकार कर रही है। और जहाँ तक वोटिंग की कमी की बात है, तो कांग्रेस के प्रति उदासीनता और निरस्ता थी। उसका कारण है कि उनका नेता सेनापति ही अमेठी छोड़कर भाग गया वायनाड। जब किसी सेना का सेनापति खुद मैदान छोड़ दे, जिस अमेठी ने उनको दिल्ली तक कई बार पहुंचाया, तो स्वाभाविक है कि उनके नेताओं की हालत क्या होगी। यहाँ भी पकड़ के टिकट देने पड़े, और टिकट मिलने के बाद ही कईयों ने तो हाथ जोड़ लिए हैं। तो कार्यकर्ताओं में अविश्वास है कांग्रेस और उनके नेताओं के प्रति, तो जनता में उदासीनता स्वाभाविक है। लेकिन जो पोल हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है पहले चरण के बाद भी, और उससे पहले भी ये सवाल बार बार सामने आया है कि आप क्योंकि BJP के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो देश के साथ साथ आप पर जिम्मेदारी पूरी 25 लोकसभा सीटों की, लेकिन आप उस तरह से एक्टिव बाकी सीटों पर नज़र नहीं आ रहे। इससे कहा मैं क्लस्टर मीटिंग से लेकर अधिकांश जगहों पे नॉमिनेशन में गया हूँ। अभी 4 दिन पहले ही मैं बांसवाड़ा की सभा में गया हूँ। लगातार मेरी वर्चुअल मीटिंग और सारी डेली की डेली हमारी बैठकें हो रही है। तो मैं लगातार उससे, और एक लगभग अध्यक्ष बनने के बाद तो मैं पूरे प्रदेश में ही प्रवास किया है मैंने जी। तो CP जोशी एक कार्यकर्ता के नाते अध्यक्ष की जिम्मेदारी हो सकती है। यहाँ तो टीम राजस्थान मिलकर काम करती है, तो सबको अपने अपने दायित्व हैं, सब लोग अपने काम को अच्छी तरह से निभा रहे हैं।
सर, प्रधानमंत्री का बयान सामने आया जिसमें घुसपैठिए वाले जिसमें बात कही गई, उसके ऊपर न सिर्फ देश में बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी काफ़ी सवाल उठाए गए। तो इस तरह के बयान के कोई बीजेपी की टीस है जो इन बयानों के ज़रिए सामने आ रही है? नहीं, क्या गलत कहा, क्या गलत कहा? इस देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का, किसान का, हमारे आदिवासी का और दलित का, क्या गलत कहा? क्या घुसपैठियों का अधिकार होगा? नहीं होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। ये पहले चरण के बाद से सीपी जोशी जी, जो इससे पहले के जितने भी बयान थे आला कमान के, केंद्रीय नेताओं के या प्रदेश स्तर के नेताओं के, तो वो 370 राम मंदिर को लेकर ज़्यादातर देखे गए। लेकिन अब उसके बाद से मुद्दा कहीं ना कहीं बदल गए। तो क्या ये 370 राम मंदिर मुद्दे फीके पड़ रहे हैं? देखिए, आपको वो नहीं दिखता जब कोई लड़के सनातन को गाली निकालते हैं और डेंगू और मलेरिया करते हैं, वो ठीक लगता है? क्या धर्म के आधार पर प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए देश के टुकड़े करा दो, वो आपको ठीक लगता है? क्या इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शब्दों को कौन लाया, ये देश की जनता नहीं जानती है क्या? तो यहाँ, और हम कहते हैं कि देश के संसाधनों का पहला हक माइनॉरिटी का है, क्या ये ठीक है? क्या आपकी नीति और आपकी नीयत हमेशा देश को और समाज को तोड़ने वाली रही है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का होगा, किसान का होगा, दलित का होगा, आदिवासी का होगा। क्या गलत का इसमें? अब कांग्रेस अब भी चाहती है कि कहीं न कहीं एक माओवादी सोच के साथ कैसे उनकी संपत्ति को हड़प लें, कैसे माता बहनों के सोना और गहनों के हड़प लें, किसी के पास 2 मकान है तो उसको हड़प लें, कैसे हम लोग रिजर्वेशन में माइनॉरिटी को डाल दें। तो ये कैसे संभव है? देश की जनता को ये सब नहीं बताएंगे। हमारा एजेंडा है नेशन फर्स्ट, उनका एजेंडा है देश को कैसे तोड़ना। तो ये देश की जनता को जानना चाहिए। सीपी जोशी जी, ये 2024 का लोकसभा चुनाव है, इससे पहले 19 का हुआ, उससे पहले 14 का हुआ, लेकिन इन सभी चुनावों में वसुंधरा राजे की काफ़ी अहम भूमिका देखी गई, काफ़ी वो एक्टिव नज़र आ रही थी। लेकिन ये लंबे समय बाद ये ऐसा चुनाव है जिसमें वसुंधरा राजे अपने बेटे की सीट, दुष्यंत की सीट के अलावा किसी और सीट पर बिल्कुल एक्टिव नज़र नहीं आई। तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? और उनकी एक्टिवनेस, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं जी, किसने कहा कि वो सक्रिय नहीं थी? वो कई क्लस्टर मीटिंग्स में हमारे साथ थी। वो देश में चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, और भी कई जगह जिनको वहाँ ड्यूटी लगाई वो उस बैठक में गई। उसके बाद भी यहाँ राजस्थान में सक्रिय हैं, यहाँ की बैठकों में बराबर आना रहा है। अब चूँकि वो झालावाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके माननीय दुष्यंत सिंह जी लड़ रहे हैं, तो वहाँ उस चुनाव का हैंडल कर रही हूँ। ठीक है। क्योंकि बाकी हम सीटों की भी बात कर रहे हैं, तो एक सीट जो है बाड़मेर, उसकी भी शुरू से लेकर अब तक काफ़ी चर्चा रही है। और क्योंकि कल मतदान होना है, तो रविंद्र भाटी को लेकर क्या पार्टी रविंद्र भाटी को साधने में कहीं चूक गई है, या रविंद्र भाटी से पार्टी को नुकसान होना तय माना जा रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, राजस्थान में 25 की 25 कमल के फूल खिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पार्टी अपना बेस्ट एफर्ट्स करने के लिए सारे प्रयास करती है। सफलता मिलना नहीं मिलना अलग बात है, वहाँ कोई क्या कारण रहे होंगे, लेकिन पार्टी के अपने पूरे प्रयास से। लेकिन मैं सोचता हूँ राजस्थान की जनता मोदी साथ है, राजस्थान की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आप पर निशाना साधा कि आप सीएम नहीं बन पाए, इस तरह के बयान सामने आए। सीएम के लिए प्रयास किसने किए जी, और न कभी हमारे मन में थी। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, जो दायित्व मिला है उसको अच्छे से काम कर रहा हूँ। लेकिन डोटासरा जी में मुझे अशोक गहलोत जी का वो बयान जरूर याद आता है बिरला ऑडिटोरियम में, शिक्षकों के सामने जब कहा था, तो शिक्षक कैसे आपके लिए आपकी तारीफ में कुर्सियों पर खड़े हो के बयान दे रहे थे। तो उनको उनके मन में टीस हो सकती है। लेकिन यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता में दायित्व छोटा मिले या बड़ा मिले या नहीं मिले, लेकिन हम विचार के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीपी जोशी जी, हमसे बातचीत करने के लिए, इतने बिजी शेड्यूल में भी अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो ये थे सीपी जोशी जी जिन्होंने हमसे बात की। बाकी लोकसभा चुनाव के रिज़ल्ट के दिन ही पता चलेगा कि बीजेपी 25 की 25 पर फिर से झाड़ू लगाएगी या फिर इस बार बीजेपी को कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी राजस्थान और राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान। Presented by WeGuard.